हम एक क्वेश्चन करते हैं। सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। दर्शाइए कि निम्नलिखित अवयव ए विकर्णीय है। आपको मैट्रिक्स दिया गया है क्वेश्चन में। आपको ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है वह डायगोनलाइजेबल है, विकर्णीय है, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा क्वेश्चन में उसका आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना होगा। मतलब सबसे पहले आपको आइगन मान निकालना होगा, आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने होंगे। उसके बाद में आइगन वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आइगन सदिश आपको निकालना है। फिर आगे की प्रोसेस हम आपको बताएंगे। पहले आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ जो निकालने का तरीका है वो हम आप लोगों को एक बार फिर से बता रहे हैं। तो ये आपका गिवन मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन में दिया गया मैट्रिक्स। सबसे पहले इसका आपको आइगन वैल्यूज़ निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आपको ए माइनस लेमडा आई निकालने के लिए कहा जाए, ए माइनस लेमडा आई, तो आप क्या कीजिए, यही सेम जितने नंबर्स इसमें वही नंबर्स होंगे, केवल डायगोनल में लेमडा माइनस कर दीजिए। मतलब 3 माइनस लेमडा -2 0 -2 3 माइनस लेमडा 0 0 0 5 माइनस लेमडा। केवल डायगोनल में आपको लेमडा माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा ए माइनस लेमडा आई। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इज इक्वल टू 0 लेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लेमडा के वैल्यूज़ मिलेंगे। वो जो लेमडा का वैल्यू आएगा वही आइगन वैल्यूज़ कहलाएगा, आइगन मान कहलाएगा। तो ए का वैल्यू आपके क्वेश्चंस में है। आपको सबसे पहले आइगन वैल्यूज़ निकालना हम सिखा रहे हैं। ये देखिए, तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, एक बार और याद रखिए फार्मूला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था। ए माइनस लेमडा आई के लिए आपको ए का जो वैल्यू दिया गया है उसी वैल्यूज़ में डायगोनल जो है, विकर्ण जो है, उसमें लेमडा माइनस करना है। बाकी सारे एलिमेंट सेम टू सेम होंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही। जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर लेमडा क्यूब माइनस 11 लेमडा स्क्वायर प्लस 35 लेमडा माइनस 25 इज इक्वल टू 0 हमें मिला। फिर हमने इसको हमने लिख दिया माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा स्क्वायर। इसको हम लिख दिया प्लस 10 लेमडा प्लस 25 लेमडा। इन दोनों में लेमडा स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में माइनस 10 लेमडा कॉमन है, इन दोनों में 25 कॉमन है। लेमडा -1 तीनों में कॉमन है, बाहर निकाल दिए। अब इसको भी हम तोड़ेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 25। इसको भी हमने इस प्रकार से तोड़ा है। देखो ये, इसको हमने इस प्रकार से तोड़ दिया। ये आप देखिए, लेमडा स्क्वायर माइनस 10 लेमडा प्लस 25 इक्वल टू 0 को -5 लेमडा -5 लेमडा तोड़ दिया। तो यहाँ से आ गया लेमडा इक्वल टू 1, यहाँ से आया, और यहाँ से लेमडा इक्वल टू 5 2 बार आएगा। मतलब लेमडा की वैल्यू आया 155। दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, यही ए के आइगन मान है। तो आपको ए के आइगन मान निकालना आ गया है, अपने आइगन वैल्यूज निकालना सीख गए हो। अब आपको आइगन वेक्टर्स निकालना हम सिखाएंगे। आइगन सदिश हम कैसे निकालते हैं, याद रखना, लेमडा की वैल्यू 1 है और 5 है। 5 2 बार आया है ना, 1 एक बार है और 5 जो है वह 2 बार यहाँ आया है। आइगन वेक्टर निकालने के लिए फार्मूला याद रखिए, ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स है ना, और कैपिटल एस की वैल्यू आप x1 x2 x3 लिखिए और 0 का वैल्यू लिखिए 0 0 0। ये जो कैपिटल एक्स है इसी को हम आइगन वेक्टर कहेंगे। तो हमें x1 x2 x3 का वैल्यू निकालना होगा, और जब x1 x2 x3 की वैल्यू मिल जाएगा मतलब हमें कैपिटल एस की वैल्यू मिल जाएगा। ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू हमने लिख दिया। ए का वैल्यू तो हमारे क्वेश्चन में था, बस हमने विकर्ण में डायगोनल में लेमडा को माइनस किया और ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू लिख दिया। कैपिटल एस की वैल्यू हमने लिखा x1 x2 x3, और इस 0 की वैल्यू लिखा 0 0 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब फर्स्ट केस हम लेंगे जिसमें लेमडा इक्वल टू 1 रखेंगे, और सेकंड केस लेंगे जिसमें लेमडा इक्वल टू 5 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेमडा की 2 वैल्यू आया हुआ है 1 और 5। 1 एक बार है और 5 2 बार आया है। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है व्हेन लेमडा इक्वल टू 1।
देन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ये जो इक्वेशन 1 है ये यहाँ पर जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ 1 रख दीजिए। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा -2, 0, यहाँ -2, यहाँ जाएगा 2 - 1, 2 आ जाएगा, 0 और 0 0 4 आ जाएगा। ठीक है, लेमडा की प्लेस पे 1 आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इस प्रकार से आ जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ से रो और यहाँ से कॉलम लेकर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इक्वेशंस आ गए। लास्ट इक्वेशन से S3 की वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। इस इक्वेशन से S3 = 0 मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन सेम है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों ही आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम इक्वेशन है, समान इक्वेशन है। आप कोई भी इक्वेशन को आप ले सकते हो, इसको लो तो भी वही आंसर आएगा, इसे लो तो भी सेम आंसर आएगा, दोनों सेम है। इसको अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन 3 बन जाएगा, या इक्वेशन नंबर 3 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन 2 बन जाएगा। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों आइडेंटिकल है। आप किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हो क्योंकि दोनों समीकरण समान हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिया है। ये देखिए, 2x1 = 2s2 हो जाएगा। 2 2 हटा दीजिए, x1 = s2, तो x1/1 s2/1। तो x1 की वैल्यू 1 आया, s2 की वैल्यू 1 आया और s3 की वैल्यू 0 है। इस प्रकार से x1, s2 और s3 की वैल्यू मिल गया। मतलब हमें फर्स्ट आइगन वेक्टर मिल गया है 1 1 0। x1 1 है, s2 भी 1 है और s3 0 है। तो हमने फर्स्ट आइगन वेक्टर यहाँ निकाल लिया है 1 1 0। अब हम सेकंड और थर्ड 2 आइगन वेक्टर और निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास लेमडा की एक और वैल्यू बचा हुआ है, लेमडा = 5। याद रखना, लेमडा = 5 2 बार आया है, 2 टाइम्स है ना। तो लेमडा = 5 के लिए हमें 2 आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है व्हेन लेमडा = 5 देन फ्रॉम इक्वेशन 1। जब लेमडा बराबर 5 है तब समीकरण 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में लेमडा = 5 रख दिए। अब यहाँ से रो लेंगे, यहाँ से कॉलम लेंगे, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम का और सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम का तो सेम इक्वेशंस आएंगे, है ना। दोनों समीकरण समान होंगे तो यही आंसर आएगा। -2x1 - 2s2 = 0। लास्ट रो तो 0 0 0 है, तो इन्हीं 2 इक्वेशंस का ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों रो का मल्टीप्लाई होगा इससे, और एक ही इक्वेशन हमें मिलने वाला है। अब हमारे पास सिंगल इक्वेशन है, हमें 3 वैल्यूज फाइंड आउट करना है, x1 का, s2 का, s3 का। ठीक है, और ये भी याद रखना कि हमें 2 आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, 2। ठीक है, 2 आइगन वेक्टर्स निकालने हैं क्योंकि लेमडा = 5 2 बार आया है। चलिए, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। -x1 - 2 इसको लिख सकते हैं, x1 = -s2, x1/-1 = s2/1। आप चाहो तो इसको यहाँ +1 लिखोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, है ना, वो भी आंसर चलेगा। x1/1 लिख दीजिए, s2/-1, मतलब यहाँ अगर माइनस करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस रखें तो यहाँ प्लस रहेगा। तो x1 की वैल्यू 1 आया, s2 की वैल्यू 1 आया। अब s3 की वैल्यू यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते क्योंकि s3 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ s3 है ही नहीं, s3 हमें मिला ही नहीं है। तो हम s3 की वैल्यू 0 1 जूम कर लेते हैं। ठीक है, s3 की वैल्यू जरूरी नहीं है कि 0 1 जूम करना, आप s3 की वैल्यू 1 1 जूम कर सकते हो, 2 1 जूम कर सकते हो, 5 1 जूम कर सकते हो। आप s3 की वैल्यू जो चाहे ले सकते हो क्योंकि हम यहाँ से s3 की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो s3 की वैल्यू आप 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, जो आपको लगता है लेना वो ले लीजिए। हमने x3 = 0 ले लिया है। जब s3 = 0 ले लेते हैं तो x1 तो -1 है, s2 1 है और s3 0 है, तो हमारा जो सेकंड आइगन वेक्टर होगा वो होगा -1 1 0। ये सेकंड आइगन वेक्टर मिल गया, है ना, x1 -1, s2 1 और s3 0। अब हमें एक और आइगन वेक्टर निकालना है क्योंकि मैंने कहा है लेमडा = 5 के लिए 2 आइगन वेक्टर चाहिए। अब एक और आइगन वेक्टर निकालना है तो मुझे x1 या s2 दोनों में से किसी एक को 0 लेना पड़ेगा। या तो x1 को 0 लूँगा या तो s2 को 0 लूँगा, क्योंकि s3 को 0 में ले चुका हूँ, s3 = 0 में ले चुका हूँ। अब मुझे या तो x1 को 0 लेना पड़ेगा या s2 को। जब मैं x1 को 0 लेता हूँ तो s2 भी 0 हो जाएगा, और जब मैं s2 को 0 लेता हूँ तो x1 भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं x1 को 0 लूँगा तो ऑटोमेटिक s2 भी 0 होगा, और जब मैं s2 को 0 लूँगा तो x1 भी 0 होगा। तो मुझे s3 की वैल्यू कुछ लेना पड़ेगा।
तो S3 इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो मैंने आपको कहा है S3 का वैल्यू आप जो चाहे ले सकते हो। तो S2 को 0 मान लेते हैं, S2 को 0 लेने से X1 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और S3 को वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, और जरूरी नहीं है 1 लेना, आप 2 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, जो आपका मन करे वो आप ले सकते हो, लेकिन छोटा वैल्यू लेना चाहिए, 0 है 1 है ऐसे वैल्यूज आपको लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है टेकिंग S2 इक्वल टू 0। जब S2 को 0 करेंगे तो यहाँ से X1 भी 0 हो जाएगा। एंड टेकिंग S3 इक्वल टू 1, S3 इक्वल टू क्या ले लिए, 1 ले लिए, ठीक है। तो S1 भी 0 है, S2 भी 0 है और S3 1 है, तो हमारा तो थर्ड आइगन वेक्टर आएगा 0 0 1 आ जाएगा। इस प्रकार से फर्स्ट आइगन वेक्टर हमने निकाल लिया था, वो आया था 1 1 0, सेकंड आइगन वेक्टर आया -1 1 0 और थर्ड आइगन वेक्टर आया है 0 0 1। इस प्रकार से 3 आइगन वेक्टर्स हमने निकाल लिए, 3 आइगन सदिश हमने निकाल लिए। अब आगे के प्रोसेस देखो। अब आपको कैपिटल P का निर्धारण करना है, वो कैसे करेंगे देखिए। हमने लिखा है नाउ वी कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स P X1 S2 S3। X1 में जो आया है उसको लिख दीजिए पहले कॉलम में, S2 में जो आया है वो दूसरे कॉलम में आ जाएगा, S3 में जो आया तीसरे कॉलम में, तो आपको एक मैट्रिक्स P मिल जाएगा, ठीक है। X1 हमारा था 1 1 0, ठीक है, X1 हमारा है 1 1 0, S2 हमारा है -1 1 0 और S3 हमारा है 0 0 1। इस प्रकार से फर्स्ट कॉलम में X1 को, सेकंड कॉलम में S2 को और थर्ड कॉलम में S3 को लिख दीजिए, तो आपको कैपिटल P मिल जाएगा। अब हमें इस P का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। P तो हमने निकाल लिया, P का इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ P और डिटरमिनेंट ऑफ P निकालना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, A इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। शायद ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। A इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। इसी फार्मूला को हमें यूज करना है, ये फार्मूला आप याद रखें, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये एक फार्मूला है और इसको आपको याद रखना है। तो एडजॉइंट ऑफ P निकाल लेते हैं, फिर डिटरमिनेंट ऑफ P निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें P का इन्वर्स मिल जाएगा। तो हमें P का इन्वर्स यहाँ फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ P निकालना मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ P हम कैसे निकालते हैं, P का एडजॉइंट निकालने का तरीका मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। एक बार आप सीख जाओगे तो आगे आपके काम आएंगे। ये देखिए यहाँ पर P का वैल्यू है, P का वैल्यू हमारे पास है 1 -1 0 1 1 0 0 0 1, ये P का वैल्यू है ना। मुझे निकालना है एडजॉइंट P, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स का साइन दिया है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है। जो भी आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब उसका जो भी आंसर आएगा उसको में जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख देंगे, तो हमें उसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। पहले इसका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। इस प्रकार से ये साइन आप अपने तरफ से लोगे, मतलब 1 2 3 4 जगह आपको माइनस साइन लेना है, ठीक है, और बाकी जगह प्लस साइन आपको लेना है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो हमने बता दिया। अब यहाँ पर वही संख्या लिखोगे जो यहाँ है, जैसे यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ पर क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 1 है तो 1 जिस स्थान पे है उस वाले रो और उस वाले कॉलम को आप बंद कर दीजिए, मतलब इस स्थान पर बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 है, देखो इस प्लेस पे यहाँ 1 है, तो इस प्लेस के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप बंद कर दीजिए, मतलब इसको ओमिट कर दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट आप कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 0 0 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ की बारी है, ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में है, ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को बंद कर दीजिए, सेकंड कॉलम को बंद कर दीजिए और फर्स्ट रो को बंद कर दीजिए, तो सॉल्व कीजिए, यहाँ भी 1 आएगा।
और यहाँ पर है 0, इसके लिए थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को बंद कर दीजिए, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को आप बंद कर दीजिए, तो ये आपका 0 आएगा। सॉल्व कर लीजिए, है ना। थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो को बंद कर देंगे, इसको और इसको बंद कर देंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा 1 - 0, 1 × 0 0 और 1 × 0 0 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ की बारी है। यहाँ के लिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को बंद कर दीजिए। यहाँ के लिए फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को आप बंद कर दीजिए। फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को बंद कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 × -1 -1 -1 आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ के लिए देखिए, सेकंड कॉलम और सेकंड रो को बंद कर दीजिए। यहाँ के लिए सेकंड कॉलम को बंद कर दीजिए और सेकंड रो को भी आप बंद कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 × 1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ के लिए लास्ट कॉलम और सेकंड रो को बंद कर दीजिए, लास्ट कॉलम और सेकंड रो को 0 आएगा। फिर यहाँ के लिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को बंद कर दीजिए, 0 आएगी। यहाँ के लिए सेकंड कॉलम और थर्ड रो को बंद कर दीजिए, 0 आएगा। और यहाँ के लिए लास्ट कॉलम मतलब थर्ड कॉलम और थर्ड रो को बंद कर दीजिए, तो 1 × 1 1 और ये आ जाएगा 1 × -1 -1, तो 1 और -1 -1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका एडजॉइंट मिल रहा है ये। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो, जो रो में है उसको कॉलम में लिखना, तो 1 - 1 0, ये फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकंड आएगा 1 1 0 और थर्ड में आ जाएगा 0 0 2। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस P का एडजॉइंट निकालने आना चाहिए। ये एडजॉइंट आप P है और डिटरमिनेंट आप P तो आप निकाल सकते हो, पता है इसका डिटरमिनेंट निकालना, है ना। तो एडजॉइंट आप P इस प्रकार से आपको निकालने आना चाहिए। ये एडजॉइंट आप P निकल गया। अब आपको डिटरमिनेंट आप P निकालना सिखाए थे, ये 2 आया। P इनवर्स आएगा एडजॉइंट आप P अपॉन डिटरमिनेंट आप P। ठीक है, एडजॉइंट आप P ये है, डिटरमिनेंट आप P 2 है, ये रख दीजिए 1/2, एडजॉइंट आप P आ जाएगा। P इनवर्स निकल गया। तो आपको कैपिटल P का वैल्यू x1 x2 x3 की वैल्यू लिख दोगे तो कैपिटल P मिल गया। ये समझ में आ गया होगा। P इनवर्स निकालने के लिए ये फार्मूला जो है ना, P इनवर्स निकालने का फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला आपने याद किया है, इसी फार्मूला का यूज करके हमने P इनवर्स निकाल लिया। अब आपको P इनवर्स AP निकालना है जी। P इनवर्स AP, P इनवर्स वैल्यू आप निकाल चुके हो, A का वैल्यू क्वेश्चन में है और P का वैल्यू भी आपको पता है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, जैसे आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर में एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। वह डायगोनल में वही एलिमेंट होंगे जो आपके आइगन वैल्यू थे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने कहीं यहाँ आंसर लाने में कहीं कुछ गलती कर दिया, कहीं कोई मिस्टेक अगर हो गया, धोखे से कहीं माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया या छोटा सा कोई मिस्टेक हो गया, तो भी आपको आंसर यही लाना है। याद रखना, सारे एलिमेंट 0 होंगे, केवल डायगोनल में आपको वही एलिमेंट मिलेंगे जो आइगन वैल्यूज था। आपको पता है आपके आइगन वैल्यू 155 था, तो डायगोनल 155 आएगा। यहाँ तो हमने सिस्टमेटिक सॉल्व किया है पूरा, है ना, सॉल्व करके लाया है ये, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलती हमसे हो जाती है और माइनस प्लस में हम मिस्टेक कर जाते हैं, है ना। और थोड़ी सी गलती होने के कारण अगर हम पूरे अच्छे से सॉल्व करें तो ये आंसर नहीं आ पाता है। तो आप इसको पूरा डिटेल से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर यही लाना है ना। डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। मतलब P इनवर्स AP का जो वैल्यू है डायगोनल फॉर्म में डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, जिसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं आपके आइगन वैल्यूज ही होंगे, ठीक है। अगर ऐसा आ गया तो आप बोलोगे A इज डायगोनलाइजेबल, अतः आयु A विकर्णी है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स बन गया ये। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स जब बनता है तो आप बोलोगे हेंस द मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल, अतः आयु A विकर्णी है, ठीक है।
तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या प्रोसीजर है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या इसमें हमने प्रोसीजर फॉलो अप किया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ये हमारा मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले हम इसका आइगन वैल्यूज निकालना सीखेंगे। आइगन वैल्यू निकालने का एक फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। इस फार्मूला का यूज करोगे और आइगन वैल्यूज आप निकालोगे। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो आइगन वैल्यूज है ये आ रहा है 005। ठीक है, 3 आइगन वैल्यूज आया 005। आइगन वैल्यू निकालना तो हम सिखा चुके हैं इसके पहले भी, और बहुत इजी है, आप निकाल लोगे, इजी है ना। अब आपको आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए जो फार्मूला हमने बताया था मैट्रिक्स में a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आया है 005, तो एक बार लेमडा इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा और एक बार लेमडा इक्वल टू 5 लेना पड़ेगा। तो आपको पहले लेमडा इक्वल टू 0 ले लेना है, तो लेमडा के प्लेस में 0 रख दिया। याद रखना 0 2 बार आया है, लेमडा इक्वल टू 0 2 बार आया है, तो 2 आइगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे इस 0 के कोरस्पॉन्डिंग, इस 0 के संगत आपको 2 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि लेमडा इक्वल टू 0 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा इक्वल टू 0 पुट कर दिए। अब यहाँ से रो लेंगे, यहाँ से कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक और केवल एक ही इक्वेशन मिलेगा। हालांकि 2 इक्वेशन मिला है लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम इक्वेशन है। अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। दोनों इक्वेशन जो है आइडेंटिकल है, एक ही इक्वेशन में मिल रहा है। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया x1 के वैल्यू 2 आएगा, x3 इक्वल टू 1 आएगा, लेकिन आप x2 के वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो x2 इक्वल टू क्या एग्ज्यूम कर लिया 0। तो x1 2 है, x3 1 है, x2 0 है। फर्स्ट आइगन वेक्टर मिल गया 2 0 1। अब सेकंड केस में अगर हम s3 को 0 मानते हैं तो x1 भी 0 हो जाएगा, तो s2 इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि s2 0 ले चुके हैं, s2 का वैल्यू अब हम 0 नहीं ले सकते, अब तो या 1 लेंगे या 2 लेंगे, कोई दूसरा वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हम या तो x1 को 0 लेंगे या s3 को 0 लेंगे। जब x1 को 0 लेते हैं तो भी s3 0 होगा, जब s3 को 0 लेंगे तो भी x1 0 होगा। तो ठीक है, हमने s3 को 0 लिया तो x1 0 हो गया और s2 इक्वल टू 1 ले लिए, तो हमारा सेकंड जो आइगन वेक्टर आ गया ये आ गया 0 1 0। इस प्रकार से 2 आइगन वेक्टर्स आपको मिल गए। अब लेमडा इक्वल टू 5 के लिए एक और आइगन वेक्टर हम निकालेंगे। लेमडा इक्वल टू 5 रख दिए इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 से s2 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 से s2 क्या आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 4 से हमें, या इक्वेशन नंबर 2 या 4 दोनों आइडेंटिकल हैं, कोई भी इक्वेशन से हमें x1 s3 मिलेगा। x1 इक्वल टू 1 आ रहा है, s3 इक्वल टू -2 आ रहा है, s2 0 आ रहा है। तो थर्ड आइगन वेक्टर भी हमें मिल चुका है। इस प्रकार से आपको x1 s2 s3 की वैल्यू मिल गया, ये रख दीजिए। पहला कॉलम में x1 की वैल्यू, दूसरा कॉलम में s2 की वैल्यू और तीसरा कॉलम में s3। p का वैल्यू मिल गया। अब p का इन्वर्स आपको निकालना है। p तो आप निकाल चुके हो। p का इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ p निकाल लेना। एडजॉइंट ऑफ p निकालने के बाद में डिटरमिनेंट ऑफ p निकालना। डिटरमिनेंट ऑफ p निकालने के बाद में p का इन्वर्स निकालना। ये p का इन्वर्स आ गया। अब आपको p इन्वर्स AP निकालना है। p इन्वर्स की वैल्यू ये है, a का वैल्यू क्वेश्चन में है, p का वैल्यू आपको पता है, अभी थोड़ा पहले निकाले थे। तीनों का मल्टीप्लाई करना। और मैं आपको बता दूं इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन नहीं भी करोगे तो भी आंसर आपको क्या लाना है, डायगोनल मैट्रिक्स में इसका आंसर लाना है जिसके सारे एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वह वही होगा जो आइगन वैल्यू आया था। आपको पता है आइगन वैल्यू क्या आया था 005, तो सारे एलिमेंट 0 आएंगे और डायगोनल में 005 आएगा। ये सॉल्व करने के बाद भी वही आंसर आएगा। देखो ये देखिए सारे एलिमेंट 0 आएंगे और डायगोनल में 005 आएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है और लिख दोगे हेंस द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। अतः आयु ए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय नहीं, ठीक है। डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल को हिंदी में क्या बोलोगे बताइए? डायगोनलाइजेबल, विकर्णीय बोलो, व्युत्क्रमणीय नहीं, विकर्णीय। क्या लिखोगे? विकर्णीय है।
विकर्णी है। ठीक है, अब यू ए विकर्णी है। इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर सी आप लोग बनाइए। इसमें भी आइगन वैल्यूज आएंगे आपके 8 -1 आइगन वेक्टर इस प्रकार से आएंगे 3। तो P का वैल्यू ये आएगा, P इनवर्स ए आएगा, और P इनवर्स AP तो इसी को यही आएगा। देखो P इनवर्स AP में डायगोनल में 8 -1 आएगा, बाकी सारे 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आप घर में कीजिए ट्राई। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इसमें भी हम ए को क्या पूछ पाएंगे, डायगोनलाइजेबल विकर्णी प्रूफ करेंगे। ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, आपको सबसे पहले इसका आइगन वैल्यूज निकालना है। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए फार्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, आप कर लोगे, ईजी है। तो इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करोगे, पूरा जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करोगे, पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व करोगे, तो लेमडा की जो वैल्यूज है वो आपको इस प्रकार से मिलेगा। ये देखिए लेमडा की 3 वैल्यूज मिल जाएंगे, 1 -1 3। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 -1 3 मिल गया, मतलब लेमडा ये कहलाएंगे आइगन वैल्यूज आप ए के आइगन मान। ठीक है, आइगन वैल्यूज आपने निकाल लिया। अब आपको आइगन वेक्टर निकालने हैं। आइगन वेक्टर निकालने का ये फार्मूला याद रखिए। अब यहाँ पे लेमडा की 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो एक बार लेमडा इक्वल टू 1 लोगे, दूसरी बार लेमडा इक्वल टू -2 लोगे, तीसरी बार लेमडा इक्वल टू 3 लोगे, क्योंकि लेमडा की 3 अलग अलग वैल्यूज यहाँ हैं। तो सबसे पहले हम लेमडा इक्वल टू यहाँ 1 ले लेते हैं। लेमडा इक्वल टू 1 लिए, इस प्रकार से 3 इक्वेशंस मिल गए। कोई भी 2 इक्वेशन को क्रॉस रेशियो मेथड से हल कीजिए, वज्रगुणन विधि से, है ना। 2 या 2 3 को हमने 3 और 4 को सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो 2 और 3 को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी 2 इक्वेशन को आपको क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्व कर लिया जी। तो x1 इक्वल टू -1 आया, x2 इक्वल टू 4 आया, x3 इक्वल टू 1, फर्स्ट आइगन वेक्टर मिल गया -1 4 1। अब सेकंड केस लेंगे, लेमडा इक्वल टू -2। लेमडा इक्वल टू -2 जब रखेंगे, फिर से हमें 3 नए इक्वेशंस मिलेंगे। कोई भी 2 इक्वेशन को क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिए, कोई भी 2, चाहे 5 6 को लो या 5 7 ले लीजिए या 6 7, कोई भी 2 इक्वेशन लीजिए और क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिए, वज्रगुणन विधि से सॉल्व कीजिए। तो हमने सॉल्व कर लिया ये। तो यहाँ x1 आया -1, x2 आया 2 1 और x3 आया 1। इस प्रकार से हमें सेकंड आइगन वेक्टर्स मिल गया ये 1 1 -1 -1। फिर लेमडा इक्वल टू 3 थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस में लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा इक्वल टू 3 के लिए फिर 3 नए इक्वेशन हमें मिलेंगे। हमने इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 को क्रॉस रेशियो मेथड से सॉल्व कर लिया, वज्रगुणन विधि से सॉल्व किया। जब क्रॉस रेशियो मेथड से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 8 और 9 को, तो हमें x1 और x2 और x3 की वैल्यू 1 2 1 मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से थर्ड आइगन वेक्टर मिल जाएगा 1 2 1। अब आपको कैपिटल P बनाना है। कैपिटल P बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि x1 की वैल्यू फर्स्ट कॉलम में, x2 की वैल्यू सेकंड कॉलम में, x3 की वैल्यू थर्ड कॉलम में रख दीजिए, तो आपको कैपिटल P मिल गया। अब P का इन्वर्स आपको निकालना है। P निकालने के बाद P का इन्वर्स, P का इन्वर्स निकालने के लिए ये जैसे आप पहले निकालते थे वैसे निकाल लेना। एडजॉइंट आप P निकालना, फिर डिटरमिनेंट आप P का इन्वर्स निकल जाएगा। ठीक है, P इन्वर्स आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है P इन्वर्स AP। ये भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। P इन्वर्स की वैल्यू लिख दीजिए, A की वैल्यू, P की वैल्यू, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखिए, डायगोनल फॉर्म में सारे एलिमेंट को 0 कर दीजिए और डायगोनल में जो आपका आइगन वैल्यू आया था 1 -2 3, इसी को लिख दीजिए। ठीक है, और लास्ट में आंसर लिखिए, हेंस A इज डायगोनलाइजेबल, अतः A विकर्णी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को आज क्वाड्रेटिक फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना सिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वेश्चन अगर दिया गया रहेगा, उसे कैनोनिकल फॉर्म में किस प्रकार से हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम हिंदी में कहते हैं द्विघाती रूप और कैनोनिकल फॉर्म को हिंदी में कहते हैं वृहत रूप। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया रहेगा और उसे कैनोनिकल फॉर्म में आपको रिड्यूस करना होगा, मतलब बदलना होगा। ठीक है, हो सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हो, या हो सकता है कि मैट्रिक्स के फॉर्म में ना देकर
x1 x2 के फॉर्म में दिया हो या xy के फॉर्म में दिया हो, मैं आप लोगों को सभी प्रकार के फॉर्म की चर्चा करूंगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है a इक्वल टू, देखो a इक्वल टू दिया गया है 1 - 2 4 -2 2 0 4 0 -7, ऐसे दिया गया है ना। ये जो a है ना वो x का मैट ऐसे लिखते हैं अपन, ये इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे देते, देखो यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा, 1 जो है x1 का कोफिशिएंट हो जाएगा, ये 1 1 पोजीशन है। -2 जो है ये x1 x2 का कोफिशिएंट होगा, और 4 जो है ये x1 x3 का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। 1 जो है यहाँ 1 1 पोजीशन है, ये 1 2 पोजीशन है, ये 1 3 पोजीशन है। फिर ये -2 x2 x1 का कोफिशिएंट है, फिर +2 s2 s2 का कोफिशिएंट है, फिर 0 s2 s3 का कोफिशिएंट है, फिर 4 x3 x1 का कोफिशिएंट है, 0 s3 s2 का कोफिशिएंट है, और -7 s3 s3 का कोफिशिएंट है, ठीक है। ये 1 1 पोजीशन है, ये 1 2 पोजीशन है, ये 1 3 पोजीशन है, ये 2 1 पोजीशन है, ये 2 2 पोजीशन है, ये 2 3 पोजीशन है, ये 3 1 पोजीशन है, ये 3 2, ये 3 3। अब ये सबके कोफिशिएंट है, इस प्रकार से आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x1 s2, यहाँ भी x1 s2 यहाँ भी है, तो 4x1 s2, यहाँ पर 4x1 s3 है, यहाँ 4s3 x1 है, तो 8x1 s3 प्लस 2s2 का स्क्वायर और -7 s3 का स्क्वायर, ठीक है। x1 का स्क्वायर हो गया, ये दोनों टर्म -2 -4x1 s2 आ गया, 4x1 s3 है, 4s3 x1 है, तो 8x1 s3 आ गया, और यहाँ पे 2s2 का स्क्वायर और यहाँ -7 s3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा ना आके अगर मैट्रिक्स फॉर्म में ना देकर ऐसा अगर दे दे तो भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये और ये सेम है, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ आ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से यहाँ जाना भी सिखाता हूँ। जैसे मान लो आपका ax इसका वैल्यू दिया गया है x1 स्क्वायर -4 x1 s2 प्लस 8 x1 s3 प्लस 2s2 का स्क्वायर प्लस 7 s3 का स्क्वायर, ऐसा दिया है। मान लो आपको मैट्रिक्स फॉर्म में जाना है, ठीक है। इस फॉर्म में दिया है, आपको a को मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है। ऐसे इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन है, लेकिन इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को लाना चाहते हो, तो देखिए कोफिशिएंट देखिए आप पहले, यहाँ पर 1 × x1 है, इसको 4 को ना आप हाफ कर दीजिए, मतलब -4 है तो -4 को हाफ करोगे तो -2, तो -2 x1 s2 लिखिए और -2 s2 x1 लिखिए, दोनों लिखिए, ठीक है। 4 है ना तो इसको हाफ कर दीजिए, तो -2 x1 s2 भी आएगा और -2 x1, वैसे 8 को इसको भी हाफ कीजिए, तो क्या आएगा 4 x1 s3 आएगा और 4 s3 x1 आएगा, और ये तो वैसे रहेगा s2 हाफ करने की जरूरत नहीं, 2 s2 s2 रहेगा, और प्लस ये आएगा 7 s3 s3। अब कोफिशिएंट देखिए, यहाँ x1 का कोफिशिएंट 1 है, x1 s2 का -2 है, x1 s3 का 4 है, s3 x1 का कोफिशिएंट 4 है, s2 यहाँ पर s2 x1 कोफिशिएंट, s2 x1 कोफिशिएंट -2 है, सॉरी है -2 आएगा यहाँ, x2 x1 कोफिशिएंट -2 है, यहाँ s2 s2 कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ आएगा s2 x3 नहीं है तो 0 आएगा, यहाँ s3 x1 3 1 s3 x1 का 4 है, यहाँ s3 x2 नहीं है 0 आएगा, यहाँ x3 3 3 है ना, ये 7 आएगा। देखो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, 1 -2 4 -2 2 0 4 0 7। तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में ला सकते हो, इस फॉर्म को इस फॉर्म में आप ला सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है वह या तो इस फॉर्म में दिया रहेगा या x1 s2 के फॉर्म में भी दे सकता है। ओके, चलिए अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे चेंज करना है ये हम सिखाते हैं।
तो ए का वैल्यू आपको इस फॉर्म में दिया गया है। ये आपको ये फार्मूला याद रखना है, ए इज इक्वल टू आई डैश ए आई। बहुत कठिन नहीं है, याद हो जाएगा। ए इज इक्वल टू आई डैश ए आई। आई का वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और आई डैश का वैल्यू, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आई डैश निकल जाएगा। तो आई डैश भी यही आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में लिख देंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो आई डैश और आई दोनों का जो वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा। अब आपको यहाँ पर डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको रो ऑपरेशन के थ्रू जीरो करना है, और डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट है उसे कॉलम ऑपरेशन के थ्रू जीरो करना है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए। ये जो विकर्ण है डायगोनल, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इन सबको जीरो में कन्वर्ट करना है, मतलब जीरो बनाना है, वो भी रो ऑपरेशन का प्रयोग करके। ठीक है, रो ऑपरेशन का यूज करके आपको विकर्ण के नीचे, डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जीरो में कन्वर्ट करना है। वैसे ही डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम ऑपरेशन के थ्रू, कॉलम ऑपरेशन के द्वारा जीरो करना है। ठीक है, तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट भी जीरो होना चाहिए, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट भी जीरो होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, जीरो हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। डायगोनल में जीरो भी आ जाएगा तो भी चल जाएगा, और डायगोनल में जीरो नहीं भी आता है तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए और डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, पहला नियम आपने जान लिया। दूसरा, जो ऑपरेशन आप रो में करोगे, रो ऑपरेशन अगर करने के लिए, इधर को जीरो बनाने के लिए आप जो रो ऑपरेशन करते हो, वह जो रो ऑपरेशन जो है इस मैट्रिक्स में अप्लाई होगा, यहां अप्लाई नहीं होगा, केवल यहां। और जो कॉलम ऑपरेशन करोगे वो इस मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। याद रखना, जो आप रो ऑपरेशन करोगे, जो भी रो ऑपरेशन करते हैं, सपोज आपने R1 प्लस R2 कर दिया तो यहाँ भी R1 प्लस R2 करना होगा। या जो भी आप कॉलम ऑपरेशन करते हो, सपोज आपने C1 प्लस C2 कर दिया या C1 प्लस C3 कर दिया तो यहाँ भी C1 प्लस C3 करना होगा या C1 प्लस C2। जो ऑपरेशन कॉलम में करोगे वो यहाँ करना होगा, और जो ऑपरेशन रो में आप करोगे वो यहाँ करना होगा। मतलब रो ऑपरेशन के लिए यहाँ पर चेंजेस होगा और कॉलम ऑपरेशन के लिए यहाँ पर चेंजेस होगा। चलिए, ये भी आपने समझ लिया। अब एक लास्ट बात है जो आपको समझाना मुझे है, जो ऑपरेशन आप रो में करोगे वही ऑपरेशन आपको कॉलम में भी करना है, सेम। मान लो आपने किया है रो में R2 प्लस 2R1, तो कॉलम में भी C2 प्लस 2C1 करना होगा। जो ऑपरेशन आप रो में करोगे वही ऑपरेशन, सेम टू सेम ऑपरेशन आपको कॉलम में भी करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रिया। दो ऑपरेशन आपको यूज कर रहे हैं, R2 में R2 प्लस 2R1, और वही ऑपरेशन आपको कॉलम में भी करना है तो C2 में C2 प्लस 2C1। पहले आप रो में करिए, बाद में कॉलम में, है ना। याद रखना, पहले रो ऑपरेशन कीजिए, बाद में कॉलम ऑपरेशन करोगे। लेकिन जो ऑपरेशन आप रो में करोगे वही ऑपरेशन आपको कॉलम में भी करना होगा। रो ऑपरेशन में ये वाला मैट्रिक्स चेंज होगा और कॉलम ऑपरेशन में ये वाला मैट्रिक्स चेंज होगा, और ये वाला जो मैट्रिक्स है रो में भी चेंज होगा और कॉलम ऑपरेशन में भी चेंज होगा। तो पहले आप रो ऑपरेशन कर लीजिए। ठीक है, अब ये ऑपरेशन हमने क्यों सोचा ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है। ये R2 में -2 है, R1 में 1 है। तो क्यों ना R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और R2 के साथ प्लस कर दें। R1 में 1 है और R2 में -2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे तो क्या होगा, -2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। हमको डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को जीरो लाना है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन से ये जीरो होगा। वैसे ही जब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो ये वाला जीरो होगा। तो पहले आप रो ऑपरेशन कर लीजिए इसमें, उसके बाद में कॉलम ऑपरेशन करोगे। जो ऑपरेशन यहाँ करे वही यहाँ भी करना पड़ेगा, रो ऑपरेशन, और जो कॉलम ऑपरेशन यहाँ कर रहे हो वही कॉलम ऑपरेशन यहाँ भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल रो ऑपरेशन होगा और यहाँ पे केवल और केवल कॉलम ऑपरेशन होगा। तो ये ऑपरेशन हमने कर दिया, ये देखिए ये आ गया। पहले रो किया फिर कॉलम।
अब हम सेकंड ऑपरेशन कर रहे हैं R3 में, R3 माइनस 4R1। यहाँ पे देखो R1 में 1 है और R3 में 4 है, तो R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके R3 में माइनस कर देंगे, तो R3 माइनस 4R1, तो C3 माइनस 4C1 भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, इधर भी 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। लेकिन पहले रो ऑपरेशन करोगे इसमें, उसके बाद में कॉलम ऑपरेशन करना है। पहले रो ऑपरेशन कर लीजिए, उसके बाद दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं करना है, पहले रो कर लीजिए फिर कॉलम करोगे। तो रो ऑपरेशन हमने कर लिया, फिर कॉलम ऑपरेशन भी किया। जो ऑपरेशन रो ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं वही रो ऑपरेशन यहाँ भी करना होगा, और जो कॉलम ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं वही कॉलम ऑपरेशन यहाँ भी करना होगा, और इस प्रकार से चेंज होके ये आंसर आ गया। ये देखिए, अब हमें एक एलिमेंट को और जीरो करना है, इसको, तो हमने ऑपरेशन किया R3 में, R3 प्लस 4R2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ प्लस कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसके वैसे ही C3 भी करना पड़ेगा, C3 प्लस 4C2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसे प्लस कर देंगे। तो R3 प्लस 4R2 और C3 प्लस 4C2 करने से यहाँ पर ये वाला 8 और ये वाला 8 दोनों जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर रो ऑपरेशन होगा, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ये आपको मिल गया, आपको डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया, देखो, है ना। इसको हम बोलते हैं P, इसको हम बोलते हैं P डेश। ये दोनों, ये और ये सेम है, आपको बताता हूँ। इसी को ट्रांसपोज लोगे ना तो ये मिल जाएगा, तो इसको हम P कहते हैं, इसको P डेश, मतलब डायगोनल 1 - 2 9, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। 1 - 2 9 इज इक्वल टू आया P डेश AP। ये P है, ये P डेश है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, P डेश AP। ठीक है, इसको P बोलोगे, ये हमारा P डेश होगा, और P डेश AP का वैल्यू है डायगोनल मैट्रिक्स 1 - 2 9। अब आपको आगे का हम बताते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको जो कैनोनिकल फॉर्म है, जिसका क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो कैनोनिकल फॉर्म है वो इस रूप में दिया जाता है, याद रखना। हमने लिखा है दस द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, अतः दिए गए द्विघाती रूप का वृहत रूप, याद रखना, ये होता है y डेश P डेश APY। P डेश AP की वैल्यू आपको पता ही है, डायगोनल मैट्रिक्स। y डेश की वैल्यू आप लिखोगे y1 y2 y3, और y के लिखोगे y1 y2 y3। y का वैल्यू जो इस प्रकार से कॉलम में लिखोगे, कॉलम मैट्रिक्स में y1 y2 y3, और y का जो डेश होगा वो रो में रहेगा, है ना। अब यहाँ से रो मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y1, यहाँ भी y1 स्क्वायर आ जाएगा, कोफिशिएंट 1 रहेगा, y2 स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 रहेगा, और y3 स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 रहेगा। इस प्रकार से आपको ये जो y डैश P डैश AP का वैल्यू आप निकाल चुके हो, y डैश और y की वैल्यू यहाँ रखना है, और ये आपने कैनोनिकल फॉर्म में ले आया है। ठीक है, तो ये आपका कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगा। लेकिन P डैश AP निकालने आना चाहिए, है ना। P डैश AP हम निकाल चुके थे, ये डायगोनल मैट्रिक्स में था। देखो ये P डैश AP का वैल्यू है 1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 9, ये हमने रख दिया। और मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम ले लीजिए, फिर उसका जो भी आंसर आया इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y1 स्क्वायर के साथ 1 आएगा कोफिशिएंट, -2 × y2 स्क्वायर आएगा, और 9 × y3 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सेम सेकंड क्वेश्चन का भी हमने आंसर यहाँ लिख दिया है, आप घर में ट्राई कीजिए सेकंड क्वेश्चन, और उसका भी आंसर आप ये लाइए। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें हम आपको कराने वाले हैं, यहाँ लिखा देखो, डिटरमाइंड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P निकालना जो पहले निकाले थे, सच दैट P डैश AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। P डैश AP डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, P डैश AP जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ आपको P डिटरमाइन करना है, ठीक है, A का वैल्यू दिया गया। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने बताया है, सेम आपको P निकालना है। ठीक है, जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही आपको निकालना है, पिछला क्वेश्चन को देखकर सेम। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, घर में कीजिए। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें भी आपको P का वैल्यू निकालना है। P। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं लेग्रांज रिडक्शन मेथड, लेग्रांज का संकुचन विधि। आपको यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया रहेगा, आपको इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना होगा बाय मेथड ऑफ लेग्रांज रिडक्शन मेथड। लेग्रांज के संकुचन विधि से इस द्विघाती रूप को वृहत रूप में बदलिए कह रहा है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में लेग्रांज रिडक्शन मेथड से चेंज करने के लिए कहा जाए
तो आपको लैग्रांज रिडक्शन मेथड से ही चेंज करना होगा। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था तरीका, उससे आप नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म इनटू कैनोनिकल फॉर्म बाय मेथड ऑफ लैग्रांज रिडक्शन मेथड। तो लैग्रांज रिडक्शन मेथड का यूज करके ही आपको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो लैग्रांज रिडक्शन मेथड में आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है, ये इस फॉर्म में भी दे सकता है या मैट्रिक्स के फॉर्म में दे सकता है। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन मैट्रिक्स के फॉर्म में भी आ सकता है या इस फॉर्म में भी आ सकता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाता है, द्विघाती रूप। अब आपको x1 वाले जो टर्म है जिसमें x1 दिखाई दे रहा है उसको एक साथ लिख देना है। मतलब उसको पहले आप लिख दीजिए, यहाँ x1 का स्क्वायर माइनस 4x1s2 है प्लस x1 8x1s3 है। फिर जो टर्म बच गया है उसको आप लिख दीजिए। x1 वाले टर्म को आप पहले लिख दीजिए और जो टर्म बच गया है उसको आप बाद में लिख दीजिए। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। अब इसके लिए हम एक फार्मूला बताएंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए। एक फार्मूला हम आपको आगे बताने वाले हैं, इसका वैल्यू हम निकालेंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है, x1s2 का जो कोफिशिएंट है वो -4 है और x1s3 का जो कोफिशिएंट है 8 है। तो इस -4 का जब हम हाफ करेंगे तो -2 आएगा और इस 8 का हाफ करेंगे तो 4 आएगा। तो जो हम फार्मूला लेंगे उसमें हम -2 और 4 कोफिशिएंट लेंगे और मैं क्यों लूँगा इसका भी मैं कारण यहीं से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 को आप अच्छे से देख लीजिए। मैं आप लोगों को एक फार्मूला पहले दिखाता हूँ। ये फार्मूला आप देखिए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मुझे निकालना है x1 माइनस 2s2 प्लस 4s3 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला का यूज करके a की जगह x1 है, b की जगह -2s2 है और c की जगह 4s3। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा और आना भी चाहिए कि b के प्लेस पे -2s2 क्यों लिखा, मतलब s2 का जो कोफिशिएंट है -2 क्यों लिया और c की जगह मैंने 4s3 लिया है, तो c का जो s3 का जो कोफिशिएंट है वो 4 मैंने क्यों लिया है। तो यहाँ पे इसका जवाब आपको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में आप देखिए x1 s2 का कोफिशिएंट -4 है और -4 को जब हम हाफ करेंगे तो -2 आएगा। इसी कारण s2 का कोफिशिएंट -2 लेना है और x1 s3 का कोफिशिएंट 8 है और 8 को हाफ करेंगे तो 4 आएगा। तो s3 का कोफिशिएंट हमें 4 लेना है। ठीक है, तो ये तो यहीं से आप देख के जान जाओगे। यहाँ जो भी कोफिशिएंट दिया रहेगा उसका हाफ लेना है। मान लो यहाँ पे 5 दिया रहता तो 5/2 लेना होगा। वहाँ सपोज यहाँ 5 दिया रहता तो वहाँ क्या लेते 5/2। मान लो यहाँ 7 दिया रहता तो 7/2 आप ले लेते। जो भी दिया रहेगा उसका हाफ आपको लेना है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपको ले इसका होल स्क्वायर इस फार्मूला से निकाल लीजिए। तो इस फार्मूला से इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा ये। ठीक है, अब आपको इसका वैल्यू चाहिए x1 स्क्वायर प्लस -4x1s2 प्लस 8x1s3। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन तीनों का वैल्यू हमें चाहिए, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में ये तीनों टर्म का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, x1 स्क्वायर -4x1s2 प्लस 8x1s3 इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो यही टर्म को रखिए राइट साइड, बाकी टर्म को लेफ्ट साइड ले जाइए। तो x1 स्क्वायर -4x1s2 प्लस 8x1s3 का वैल्यू मिल रहा है x1 -2s2 का s2 प्लस 4s3 का होल स्क्वायर -4s2 स्क्वायर -16s3 स्क्वायर प्लस 16s2s3। इसका वैल्यू इतना पूरा मिल रहा है इक्वेशन 2 में। ये आप इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ना ये इक्वेशन नंबर 2 से आया है, याद रखना इक्वेशन 2 से आया है। ठीक है, अब यहाँ -4s2 स्क्वायर है, यहाँ +2s2 स्क्वायर है तो -2s2 स्क्वायर आएगा। यहाँ -16s3 स्क्वायर है, यहाँ -7s3 स्क्वायर तो -23s3 स्क्वायर आएगा और प्लस 16s2s3 आएगा। अब देखिए इसके बाद में आपको s2 वाले को एक साथ रखना है। s2 वाला टर्म को पहले लिखना है, s3 वाला बाद में रहेगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, -2 हमने कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से यहाँ पर s2 s3 का जो कोफिशिएंट है -8 है, इसका हाफ कर दीजिए तो 8 का हाफ करेंगे 4 आएगा
उसका होल स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा। फिर से बता रहा हूँ, 8 का हाफ करोगे तो 4 आएगा, और 4 का होल स्क्वायर करोगे 16 आएगा। तो आपको 16s3 स्क्वायर प्लस करना है और 16s3 स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, 16s3 स्क्वायर प्लस करोगे और 16s3 स्क्वायर क्या करोगे, माइनस आप करोगे। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा, ये बनेगा s2 माइनस 4s3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 टर्म मिलके एक फार्मूला बना देगा। और ये -2 का मल्टीप्लाई इनके साथ भी होगा, -2 का मल्टीप्लाई इनके साथ भी होगा, तो ये आ जाएगा -2 s2 माइनस 4s3 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 32s3 स्क्वायर। और यहाँ 33s3 स्क्वायर है, -23s3 स्क्वायर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +9s3 स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से इतना होल स्क्वायर आया, -2 इंटू इतना होल स्क्वायर है प्लस 9s3 का स्क्वायर हमें मिलेगा, ऐसा मिलेगा। देखिए, इसको आप नया नामकरण y1 दीजिए, इसका नया नामकरण y2 कर दीजिए, और इसका नया नामकरण इसको y1, इसको y2, इसको y3 नया नामकरण कर दिया। y1 हमारा है x1 माइनस 2s2 प्लस 4s3, y2 है s2 माइनस 4s3 और y3 है s3। तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 2y2 स्क्वायर प्लस 9y3 का स्क्वायर। ये आपका कैनोनिकल फॉर्म मिल गया है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब आपको रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर ये तीनों निकालना सिखाएंगे। रैंक को हिंदी में जाति कहते हैं, इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं सूचकांक, और सिग्नेचर को हिंदी में कहेंगे चिन्हिका। ये तीनों निकालना सिखाएंगे। रैंक का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स। बताइए कितने टर्म्स है इसमें, 3, 1 2 3। तो रैंक कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स। इंडेक्स जो होता है इसको हम पी से नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, धनात्मक पदों की संख्या। तो 1 और 2 पॉजिटिव टर्म्स है इसमें, तो ये 2 आएगा। और सिग्नेचर जो होता है ये होता है P माइनस R माइनस P। तो P की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 3 है, रख दीजिए तो सिग्नेचर 1 आएगा। ठीक है, ये निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, रैंक जिसको हम हिंदी में जाति कहते हैं, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। टोटल संख्या 3 है ना, 3 पद हैं। देखो 1 2 3। सेकंड फिर है इंडेक्स, सूचकांक, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म, धनात्मक पदों की संख्या। पॉजिटिव टर्म्स 2 है तो 2 आ जाएगा। और थर्ड होता है सिग्नेचर, जिसको चिन्हिका हम कहेंगे, इसको हम S से डिनोट करते हैं। ये होता है P माइनस R माइनस A। P की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से रैंक इसका 3 आया, इंडेक्स 2 आया और सिग्नेचर 1 आया। तो आपको रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर निकालना भी हमने सिखाया है। जाति, सूचकांक और चिन्हिका भी आप निकाल सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, देखो, रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, सेम जैसे हमने बनाया वैसे ही बनाना सेम, और इसका आंसर ये आएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर 3 टर्म है तो रैंक तो 3 आएगा, 2 पॉजिटिव टर्म है तो इसका जो इंडेक्स है वो 2 आएगा, और सिग्नेचर इसका भी 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, एक बार घर में आप ट्राई कीजिए और बनाइए इसको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखो, रिड्यूस द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म इनटू द कैनोनिकल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर। ठीक है, आपको इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है और रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, द्विघाती रूप को वृहत रूप में बदलिए, जाति, सूचकांक तथा चिन्ह का ज्ञात कीजिए। क्यू का वैल्यू आपको दिया गया है जी, आपको ये वैल्यू दिया गया है, इसको इस फॉर्म में लाना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया वैसे ही आपको लाना है, सेम बनाओगे। बस वहाँ पर x1 x2 x3 दिया था, यहाँ x y z दिया है, बस यही अंतर है। ठीक है, तो आपका आंसर हमने यहाँ बता दिया है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो रैंक 3 आएगा। पॉजिटिव टर्म 1 है, धनात्मक पद केवल 1 है तो P की वैल्यू 1 आएगा। और सिग्नेचर S की वैल्यू फार्मूला है P माइनस R माइनस P रखोगे तो S की वैल्यू -1 यहाँ आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसको भी घर में आप ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी घर में आप ट्राई करना है। देखो Q को वैल्यू दिया गया है, तो जब इसका क्वाड्रेटिक कैनोनिकल फॉर्म आप बनाओगे तो ये आंसर आएगा। फिर रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर आपको निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का होमवर्क है, घर में ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हमसे पूछिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखो,
इस क्वेश्चन को भी आपको लिखा है रिड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म इनटू कैनोनिकल फॉर्म, इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं, इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं क्या आता है आंसर। तो आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है जी, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि x1 वाले टर्म को एक साथ रखो, फिर x2 और x3 जो टर्म बच गया उसको बाहर रखो। तो x1 स्क्वायर है प्लस 2x1 h2 है माइनस 4x1 h3 है, और h2 और जो टर्म है इसको बाद में रख दिया, इसको पहले लिखा, इसको पहले लिखा। अब आपको ये फार्मूला यूज करना है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस फार्मूला का यूज करना है। और इस फार्मूला का यूज करने के बाद में आपको देखो x1 प्लस h2 माइनस 2h3 का होल स्क्वायर निकालना है। अब यही हमने क्यों लिया बताते हैं। देखो यहाँ पर x1 h2 का जो कोफिशिएंट है 2 है, 2 का हाफ करोगे तो 1 आएगा, मतलब h2 का कोफिशिएंट 1 रहेगा। और x1 h3 का जो कोफिशिएंट है -4 है, और -4 का हाफ करोगे तो -2 आएगा, इसी कारण h3 का कोफिशिएंट -2 लिया है मैंने, ठीक है। तो x1 प्लस h2 माइनस 2h3 का होल स्क्वायर इस फार्मूला से निकाल लोगे, निकल गया। अब आपको ये वाला टर्म इक्वेशन नंबर 1 में देख लो, ये x1 का स्क्वायर है, 2x1 h2 है, 2x1 h2 और -4h1 h3 है। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को आप राइट साइड में रखिए, बाकी सारे टर्म को लेफ्ट साइड भेज दीजिए। तो इसका वैल्यू आपको इतना मिल जाएगा, इसका जो वैल्यू है इतना आपको मिल गया। अब ये जो इसका वैल्यू जो इतना मिला है, इस इक्वेशन नंबर 1 में ये 3 जो 1 2 3 टर्म है इसकी जगह रख दीजिए, मतलब इसकी जगह इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर लीजिए, तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। अब h2 वाला जो टर्म है उसको एक साथ रखना, तो माइनस h2 का स्क्वायर है माइनस 4h2 का स्क्वायर, माइनस 5h2 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4h2 h3 और आ जाएगा प्लस 2h3 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ये देखिए ये आगे। अब इन दोनों में आप देखिए, या तो आप 5 कॉमन ले सकते हो इसमें, या एक काम और कर सकते हो कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, सामने 1/5 लिख दो। तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25h2 का स्क्वायर हो जाएगा, -20h2 h3 हो जाएगा, -1 माइनस भी मैंने कॉमन निकाले, इसी कारण यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। -1/5 मतलब इसमें 5 का मल्टीप्लाई और 5 को डिवाइड कर दिया, और माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने 4h3 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 4h3 का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो यहाँ से यहाँ एक फार्मूला बन जाएगा। ये देखो यहाँ से यहाँ जो है एक फार्मूला बनेगा, 4h3 स्क्वायर प्लस कर दिया, 4h3 स्क्वायर माइनस कर दिया, ये इतना, ये 3 टर्म मिलकर एक फार्मूला बन जाएगा। फिर -1/5 का मल्टीप्लाई इनके साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इन दोनों को ऐड करके ले आया। अब इसको आप नाम दोगे y1, तो ये y1 का स्क्वायर हो गया, ये वाला टर्म को आप y2 बोलोगे, -1/5 y2 का स्क्वायर, और ये आपको y3 को h3 लेना, ठीक है। ये तो y1 y2 y3, इसको y1 बोलोगे, इसको y2, इसको y3 मतलब h3 होगा हमारा। इस प्रकार से कैनोनिकल फॉर्म आपको निकल गया। जब आपने कैनोनिकल फॉर्म निकाल लिया तो आप रैंक निकाल सकते हो, इंडेक्स निकाल सकते हो, सिग्नेचर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो जी, यहाँ आपको Q का वैल्यू दिया गया है। इसमें मैंने आपको कहा था जिसमें आपको x दिखेगा उसको पहले रख लो, तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस 6zx, और बाकी टर्म को जिसमें x नहीं है उसको आगे रखो, जिसमें x है उसको पहले रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो x² प्लस 6zx प्लस 9z² और -9z², इसमें 9z² प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, ये फार्मूला बन जाएगा। ये बन गया x प्लस 3z का होल स्क्वायर, और फिर आएगा -2y² -4yz और -6z², इन दोनों को मिला दिया, इसको -6z²। फिर इन दोनों में -2 कॉमन है, बाहर निकाल दिए, इसमें z² प्लस किए, z² माइनस कर दिए, एक फार्मूला बन जाएगा ये भी y प्लस z का होल स्क्वायर -z², -2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ये मल्टीप्लाई कर दिए, तो आएगा x प्लस 3z का होल स्क्वायर -2y प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2z² -6z², इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -4z² आ जाएगा, ये ऐसा आप लिख सकते हो। ये देखिए
y1 हमारा x1 प्लस 3z है, y2 हमारा है y प्लस जेड और y3 हमारा z है। इस प्रकार से एक कैनोनिकल फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर 3 टर्म है तो रैंक 3 आएगा। पॉजिटिव टर्म केवल एक ही है तो इंडेक्स 1 आएगा। और सिग्नेचर का फॉर्मूला आपको पता है, एस इक्वल टू होता है p माइनस आर माइनस पी, ये तो -1 आ जाएगा। अब हम आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताते हैं, देखिए इसमें भी आपको रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर फाइंड आउट करना है। तो हमने जो आपको नियम बताया वो नियम याद रखना। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जो x1 वाला टर्म है जिसमें x1 है, यहाँ भी x1 है, यहाँ भी x1 है, उसको पहले लिख देना और बाकी जो टर्म बच गया उसको बाद में लिख देना। इन तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब ये फार्मूला आप याद रखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला, ये फार्मूला याद रखो। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, x1 s3 का जो कोफिशिएंट है, x1 s2 का 6 है, 6 का हाफ करोगे तो 3 आएगा, और x1 s3 का -2 है और -2 का हाफ करोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो x3 का कोफिशिएंट -1 लिया और x2 का कोफिशिएंट 3 लिया, इसका होल स्क्वायर निकालोगे इस फार्मूला से। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि ये जो टर्म है ना, ये यहाँ भी आएगा, मतलब x1 स्क्वायर यहाँ भी आएगा, -2 x1 s3 यहाँ भी आएगा और +6 x1 s3 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x1 स्क्वायर आया +3s2 प्लस s3 स्क्वायर प्लस 9s2 स्क्वायर -2 x1 s3, देखो -2 x1 s3 आया प्लस 6 x1 s2 प्लस 6 x1 s2 -6 s2 s3। ठीक है, ये फार्मूला आप यूज कर लो, 2ab प्लस 2ab प्लस ये। तो ये जो टर्म है 6 x1 s2 यहाँ भी आपको दिख रहा है, -2 x1 s3 यहाँ भी आपको दिख रहा है। तो ये जो टर्म है, ये वाला टर्म जो है, इक्वेशन नंबर 1 का ये जो टर्म है, ये आपको यहाँ भी आपको दिखेगा, वो वैल्यूज आप निकाल लीजिए। ये देखिए, तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू इतना आ गया, इतना, इसका जो वैल्यू है इतना है। ये इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दीजिए, रख देंगे ये। अब रखने के बाद में थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ s3 का स्क्वायर है, यहाँ भी s3 स्क्वायर आगे चला जाएगा। s2 स्क्वायर को पहले रखो, जिसमें s2 है उसको पहले रख लीजिए। अब इन दोनों में -17 कॉमन था, -17 कॉमन निकाल दिया। फिर यहाँ पर 2/17 s3 का होल प्लस किया और 2/17 s3 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया। ये ऐसा हमने इसलिए किया है कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा इसमें। इसके बाद में यहाँ पर हमने 2/17 s3 का स्क्वायर प्लस किया और 2/17 s3 का होल स्क्वायर माइनस भी किया है। फिर -17 का मल्टीप्लाई इनके साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा। पहले इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं, ये बन जाएगा s2 प्लस 2/17 s3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में -17 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा ये। तो ये आपका आंसर आएगा, ये आपका y1 है, ये y2 है, ये y3 है। तो ये कहलाएगा रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, अब रैंक 3 आएगा, इंडेक्स 1 आएगा क्योंकि एक ही पॉजिटिव टर्म है, और सिग्नेचर इसका -1 आपको मिलेगा।